हेलो फ्रेंड्स। पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन की तरफ से फंड मैनेजमेंट एंड बजटिंग फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस टॉपिक पर एक इंटरेक्टिव सेशन अरेंज किया गया था। पेश है वही इंटरेक्टिव वेबिनार आपके लिए। गुड इवनिंग ऑल। थैंक यू साहब, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। बहुत सारी प्रोविजन आपने पहले एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू फेडरेशन फॉर गिविंग मी द सेकंड अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय session on budget and the other funds and maintenance charges. So firstly we think about, let us talk about the budget. तो बजट जो है वो भी सिखाने की चीज तो है नहीं कि भाई बजट के ऊपर हम बात करें कि बजट क्या होता है। मैंने तो यहाँ पे जो बजट का डेफिनेशन है जो विकिपीडिया से लिया है और सिंपली यहाँ पे पेश कर दिया है। बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ ईयर। बजट इज अ सम ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर इंटरनेट एक्सपेंडिचर अलॉन्ग विद प्रपोजल और हाउ टू मीट देम। बजट में सरप्लस आता है, कभी डेफिसिट आता है। और हमारे जो एमसीएम का अपना जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉ है उसमें सेक्शन 75 में ये बताया गया है कि भाई एनुअल बजट प्रिपेयर करो। सिर्फ बजट ऐसे कुछ बड़ी चीज नहीं है। अगर आप देखने जाए तो हम खुद अपने पर्सनल लाइफ में, अपने निजी जीवन में या अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी या हर रोज, हर पल बजट बनाते ही रहते हैं। और हमारे डेली यूज में भी आता है भाई ये हमारे बजट में है, ये बजट से बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्सपेंडिचर है तो हम पहले सोचते हैं कि भाई हम वो खर्च उठा उठा सकेंगे या नहीं सकेंगे और उसके लिए क्या अपने को प्रोविजन करना पड़ता है। तो सेम चीज वी हैव टू अप्लाई इन आवर सोसाइटी ऑल्सो, क्योंकि सोसाइटी का जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, सोसाइटी का जो भी कारोबार है, वो अपनी जो मैनेजिंग कमेटी है उसके हाथ में सौंपा गया है। एनुअल जनरल मीटिंग के तहत उनको चुना गया है और उनको वो सब संभालने की जरूरत है। तो बजट किस लिए बनाना है अपने को? बजट बनाना बहुत ही प्राइमरी थिंग है कि कैसे उसको बनाया जाए और उसका यूज सही तरीके से किया जाए। तो ये एक प्री प्लानिंग है जो भी कारोबार सोसाइटी का करने जा रहे हैं वो किस तरीके से हैंडल करे और वो सही से प्लान हो। कोई भी एक्सपेंडिचर है, कोई भी अपना इनकम है, वो सही से पहले से ही प्लान हो जाए तो बेटर है। बजट कैसे बनाया जाएगा उसका एक प्रैक्टिकल शीट हमारे गर्ग साहब ये प्रेजेंटेशन के बाद में देने ही वाले हैं। मैं थोड़ी सी जो चीजें हैं, जो थोड़े सा टेक्निकल वर्ड्स जो है बजट में जो हमेशा यूज किए जाते हैं उसके बारे में अभी बताऊंगा। बजट आप खुद बना भी सकते हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल चीजों के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। पहला तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको कैपिटल बजट बोलते हैं हम। जो एक्सपेंसेस जो है जो जैसे कि फिक्स असेट है, मेजर रिपेयर है, वो एक अपना कैपिटल बजट वो बार बार नहीं आता है, या जो उसका जो वैलिडिटी है, जो एक्सपेंसेस है, वो 1 साल से ज्यादा समय तक हम यूज कर सकते हैं जो एक्सपेंसेस है, जैसे कि फिक्स एसेट हो गया। देन आता है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अपने हैं, जो रूटीन मंथली एक्सपेंसेस अपने को लगते हैं सोसाइटी में, सिक्योरिटी, एएमसीज, देन अदर जो भी हाउसकीपिंग है, तो वो उसमें आएंगे। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाता है। उसके लिए भी अपने को बजट का एक अलग सेक्शन होता है। देन ये सब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया या बजट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बजट हो गया। तो वो एक्सपेंसेस जो है वो मीट करने के लिए अपने को इनकम भी कहाँ से आने वाले हैं सोसाइटी को, वो भी सोचना चाहिए। मेनली सोसाइटी को इनकम आता है मेंबर्स से। मेंबर्स से हम वो सब एक्सपेंसेस का जो है वो रिकवर कर सकते हैं। एक्सपेंसेस जो भी अपने को सोसाइटी में लगते हैं तो वो मेंबर से हम लेते हैं। उसके अलावा हम जो भी फंड्स अपने सोसाइटी के इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए बैंक एफडीज में हमने वो पैसे जुटाया तो उससे इंटरेस्ट भी आता है।
देन अदर इनकम भी सोसाइटी के बहुत सारी जगह से आता है, जैसे कि मोबाइल टावर हो गया या होर्डिंग हो गया या कुछ चीजें अपने सेल हुई है, तो वो भी ये इसमें इनकम में शामिल है। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए मतलब उसका हम एक एक्सेल शीट या वर्कशीट बनाएंगे, तो उसमें ये सब चीजें डालेंगे, कौन से एक्सपेंसेस रिकरिंग है, कौन से एक्सपेंसेस एनुअल है, कौन से एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर के हैं, उसको मिला के अब ये जो एक्सपेंडिचर है उसमें थोड़ा सा कॉन्टिजेंट भी हम कॉन्टिजेंसी के लिए भी हम उसमें प्रावधान रखते हैं। कई मान लीजिए कि जो आकस्मिक जो कोई खर्चा अगर आन पड़े तो सोसाइटी शुड नॉट बी इन प्रॉब्लम, तो उसको भी हम उसका भी थोड़ा सा प्रोविजन वहां पे एक्सपेंस में रखते हैं। उसको टोटल लेके अपने जो मेंबर्स है वो चीजें हमको रिकवर करनी है, वो उसका हम बेसिस है, कोई जो भी कुछ एक्सपेंसेस है वो हम इक्वल बेसिस पे लेते हैं, कुछ एक्सपेंसेस जो है वो हम बिल्ट अप एरिया के बेसिस पे मेंबर्स से रिकवर करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि वो एक्सपेंसेस कैसे रिकवर करना है। तो ये तो हो गई बजट की प्रिपरेशन की बात। तो अगर साहब ये बताएंगे इसके सेशन के बाद बताएंगे, क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सर्विस चार्जेस या मेंटेनेंस कंट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं। जज साहब ने बजट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, एग्जाम्पल आपके पास है। आप जब करने जाओगे तो आपको धीरे धीरे सब चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी, उसमें कुछ खास बात है नहीं, आपको प्रैक्टिस से वो सब चीजें आने लगेंगी। अभी सर्विस चार्जेस में हमने दो हिस्से में हम ये कर सकते हैं। सर्विस चार्जेस जो है या मेंटेनेंस चार्जेस हम जिसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली अपने को सब मेंबर से लेना है, चाहे वो 1 BHK है, चाहे वो 2 BHK है, 3 BHK है, नया फ्लैट है, नया विंग है या पुराना विंग है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, उसमें कोई भी फर्क नहीं माना जाएगा। अगर वो मेंबर है सोसाइटी का तो इक्वली वो लेना है। तो ऐसे कौन से सर्विस चार्जेस है जो हम इक्वली लेना चाहिए मेंबर से? बायलॉज में भी प्रिस्क्राइब है, वो है वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लीप फाइनेंस, इलेक्शन फंड, और जो अपने रूटीन एक्सपेंडिचर है जैसे कि वॉचमैन सैलरी या हाउसकीपर सैलरी, कन्वे, देन अपना कन्वेंस नॉट इन द सेंस ऑफ कन्वेंस डीड बट कन्वेंस विद द ट्रैवल एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस या लोकल कन्वेंस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मीटिंग एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, ये सारे जो चीजें जो एक्सपेंसेस है वो चीजें अपने को लेनी है इक्वल फ्रॉम ईच मेंबर irrespective of his BHK स्टेटस और रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्टेटस। दूसरे आते हैं जो चार्जेस जो है सर्विस चार्जेस जो है जो एरिया के बेसिस पे लेना चाहिए। एरिया मींस बिल्ट अप एरिया। अभी गर्ल साहब ने बताया कि अभी बिल्ट अप एरिया नहीं देखा जाता, कारपेट एरिया देखा जाता है। तो बायलॉज में अपना बिल्ट अप एरिया प्रिस्क्राइब किया हुआ है, या कारपेट एरिया को अपने बिल्टअप एरिया में ये कन्वर्ट करिए या कारपेट एरिया मान के चलिए फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो एरिया के बेसिस पे जो भी अपने को सर्विस चार्जेस लेने हैं, मेंटेनेंस चार्जेस लेने हैं, वो है एनी टैक्स, बिल्डिंग इंश्योरेंस, और जो भी अपने फंड्स है जो कंपलसरी अपने को एज पर बायलॉज क्रिएट करने पड़ते हैं, वो है रिपेयर मेंटेनेंस फंड, सिंकिंग फंड, मेजर रिपेयर फंड। तो ये एग्जांपल्स है कि जो कंट्रीब्यूशन है आपका वो आप एरिया के बेसिस पे आपको लेना चाहिए। अभी सोसाइटी के पास बजट बनाते समय या जो हम इनकम कंसिडर करते हैं, वो इनकम कौन से चीजें से आता है, कौन से और तरीके से हम इनकम प्राप्त कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, वो यहाँ पे मैंने इनलिस्ट की है। एक तो यह एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड जो हम 10 रुपीज पर मेंबर पर फ्लैट लेते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द सोसाइटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोसाइटी नया है, पुराना है, या किसी भी टाइप का अगर सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, तो उसमें 10 रुपीज पर मेंबर पर फ्लैट पर यूनिट हम
एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड लेना चाहिए। ये पर मंथ लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ये पर मंथ है, 10 रुपीज पर मंथ पर फ्लैट पर मेंबर। देन बहुत सारे मेंबर जो है वो अपना कॉन्ट्रिब्यूशन टाइम पे नहीं देते हैं, तो बायलॉज में एक प्रावधान है कि आप उनको डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट लगा सकते हैं, 21% तक लगा सकते हैं। 21% इज द मैक्सिमम रेट पर एनम, तो वहीं से भी इनकम आपको मिल सकता है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है तो अप टू 10% ऑफ द नॉर्मल चार्जेस जो सोसाइटी ले सकती है, जिसने भी जो मेंबर जो फ्लैट यूज नहीं करता है या उसने रेंट पे दिया हुआ है, अप टू 10% ऑफ द नॉर्मल चार्ज यू कैन टेक एक्स्ट्रा फ्रॉम दैट मेंबर। अभी पार्किंग के बारे में जो रूल्स है वो बायलॉज में बहुत अच्छी तरह से एलोबरेट किया हुआ है। पार्किंग का जो अगर चार्ज अगर सोसाइटी करना चाहती है तो उसमें कैसा करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो दिया हुआ है, तरीका दिया हुआ है। अमाउंट सोसाइटी ने एजीएम में वो फिक्स करना है। और इसके अलावा अगर कोई चार्जेस अगर सोसाइटी लगाना चाहते हैं, जैसे कि जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, ये फैसिलिटी का अगर चार्ज लगाना चाहती है तो उसके भी रेट एजीएम में सोसाइटी फिक्स कर सकती है। उसके अलावा एंट्रेंस फी इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द इनकम फ्रॉम द सोसाइटी। जब भी कोई नया मेंबर एडमिट होता है सोसाइटी में तो उसका पास से हम 100 रुपीज एंट्रेंस फी ले सकते हैं। ट्रांसफर अगर कोई फ्लैट होता है तो 500 रुपीज तक हम उसका ट्रांसफर फी ले सकते हैं। ट्रांसफर प्रीमियम भी ले सकते हैं, उसका मैक्सिमम लिमिट है 25,000। याद रखिए मैक्सिमम लिमिट 25,000 और एक ही बार लेना है, मतलब ट्रांसफर से भी लेना है और ट्रांसफर से भी लेना, ऐसा नहीं, एक ही जन से लेना है 25,000 तक, ये मैक्सिमम लिमिट है। और भी एक इनकम सोर्स है कि अगर कोई सोसाइटी का मेंबर सर्टिफाइड कॉपी चाहता है बायलॉज की या किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, शेयर सर्टिफिकेट मांगता है, तो बायलॉ नंबर 170 में वो सारी चीजें इंग्लिश की हुई है कि कॉपी का चार्ज जो है उसको हम कॉपी दे तो सकते हैं, लेकिन उसका कितना चार्ज लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टिफाइड कॉपी अगर उसके बायलॉज की चाहिए तो 5 रुपीज पर पेज हम उसको कर सकते हैं। बैलेंस शीट चाहिए तो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए तो 10 रुपीज पर पेज। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो 100 रुपीज ले सकते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी इनकम प्राप्त कर सकती है। चलिए अब आते हैं क्रिएशन और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। गर्ग साहब ने बताया, हीरे साहब ने भी बताया है कि क्रिएशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से फंड होते हैं। यस, एनलिस्टेड दिस फंड्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, सिंकिंग फंड, मेजर रिपेयर फंड, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड। ये चार जो फंड हैं वो बायलॉज में ही प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। तो ये चार फंड तो अपने को सोसाइटी में मेंटेन करना ही है। उसके अलावा सोसाइटी, अगर सोसाइटी का बैलेंस शीट देखने जाओ तो उसमें आता है रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड ऐसा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कंट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे। और एनी अदर स्पेसिफिक फंड, अगर सोसाइटी इसके अलावा कोई अगर स्पेसिफिक फंड बनाना चाहता है, जैसे कि अभी गर्ग साहब ने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटल बजट हम बनाते हैं, और वो कैपिटल बजट एक दिन में, एक साल में या किसी एक महीने में हमको वो एक्सपेंडिचर को जो वही कंट्रीब्यूशन है मेंबर से प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो 2 साल 3 साल तक वो चलता रहता है। तो उसके लिए हम फंड, एक स्पेसिफिक फंड बनाते हैं और उस फंड में वो अमाउंट जो है वो जमा करके जाते हैं। जब वो अमाउंट पूरा हो जाए तब वो पर्टिकुलर एक्सपेंस हम अंडरटेक करते हैं, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हम अंडरटेक करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे वो फंड, रिपेयर मेंटेनेंस फंड क्रिएट करते हैं। आई विल जस्ट रन थ्रू दी स्लाइड्स। रिपेयर मेंटेनेंस फंड जो है वो उसका पर्पस, मैंने सब फंड्स का पर्पस और कैसे क्रिएट करना है और उसका यूज करने के लिए किसका परमिशन चाहिए, इस 3 हिस्सों में उसको ये किया है। पहला लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड। दिस फंड इज क्रिएटेड फॉर नॉर्मल रिकरिंग मेंटेनेंस, रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ द सोसाइटी बिल्डिंग प्रॉपर्टी। 0.75, जैसे भी अभी गर्ग साहब ने बताया कि पॉइंट्स मिनिमम जो है वो 0.75% ऑफ द एनुअल पर एनम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। ये इसको अपने को बिल्टअप करना
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो एट द टाइम ऑफ जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके पूरी हो जाए वो कॉस्ट लेना है अपने को, और दैट्स कॉस्ट शुड बी सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट। इसका अगर यूज करना है आपको तो आपको जनरल बॉडी का परमिशन चाहिए। अब आते हैं सिंकिंग फंड की तरफ। सिंकिंग फंड है, इसका पर्पस है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स बिल्डिंग और कैरिंग आउट इन स्ट्रक्चरल एडिशन और अल्टरेशन इन द बिल्डिंग एज पर द ओपिनियन ऑफ द सोसाइटीज आर्किटेक्ट। ओके, तो सोसाइटी आर्किटेक्ट का इसमें बहुत बड़ा ओपिनियन अपने को लेना है। देन कैसे क्रिएट करना है, वो मिनिमम 25% ऑफ द एनुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट एज स्पेसिफाइड बाय आर्किटेक्ट एक्सक्लूडिंग। अभी इसमें ध्यान रखना है कि अपने को लैंड का जो कॉस्ट है वो एक्सक्लूड करना है, खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेना है। मिनिमम 25% है, आप उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। उसको यूज करने के लिए अपने को जनरल बॉडी का परमिशन जरूरी है। देन आते हैं मेजर रिपेयर फंड की तरफ। मेजर रिपेयर फंड और अभी आपने देखा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सब थिन डिफरेंस है। आप जरा उसको पर्पस में अगर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा वर्डिंग में उसका ये है, तो वर्डिंग के हिसाब से आप देखिए कौन सा फंड आप यूज करना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए चाहते हैं। तो मेजर रिपेयर फंड में क्या क्या आता है, कि क्या क्या पर्पस आता है, वो आता है प्लास्टरिंग, बिल्डिंग ऑफ कंपाउंड वॉल, पेमेंट, टोटल पेंटिंग, रिकंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। इसको आप कैसे बिल्टअप करेंगे, ये तो बायलॉज ने या लॉ ने छोड़ा है आपके जनरल बॉडी के ऊपर। जनरल बॉडी ये निर्णय ले सकती है कि भाई इसका रेट क्या होगा, कैसे वो क्रिएट करना है, और यूज करते समय भी अपने को जनरल बॉडी का ही उसको सैंक्शन लेना है। अब आते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड की तरफ। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड जैसे भी आप सब जानते ही है कि कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू मेंबर्स के लिए ये फंड बनाया जाता है। क्रिएशन कैसे कैसे करना है, जैसे हमने अभी भी देखा कि 10 रुपीज पर मंथ पर यूनिट अपने को मिनिमम उसका कंट्रीब्यूशन लेने, हम ज्यादा भी ले सकते हैं। सैंक्शन इसको यूज अगर करना है मतलब हम सोसाइटी के जो भी मेंबर्स है उनको ट्रेनिंग देने के लिए इसके यूज करना है। और वो ट्रेनिंग जो है, जो अपना जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में है, उन्होंने कुछ एजेंसीज अपॉइंट की है, फेडरेशन को बताया गया है कि आप इसको ये फंड जो भी है तो यूज कर सोसाइटी को आप ट्रेनिंग दे दीजिए, और सोसाइटी जो है वो ये फंड यूज करके उनको थोड़ा सा जो रेम्यूनरेशन है उनका वो इसमें से दे सकती है। जनरल बॉडी का ओपिनियन या सैंक्शन लेना जरूरी है। बैलेंस शीट में आप देखोगे रिजर्व फंड आता है। रिजर्व फंड नथिंग बट आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर का जो एक्यूमुलेशन है, सरप्लस जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में अपना जाता है रिजर्व फंड में। 0.25% ऑफ द सरप्लस शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व एंड फंड। ये हम जनरल पर्पस के लिए, जनरल अपने जो भी खर्चे है उसके लिए यूज कर सकते हैं। एंट्रेंस फी, ट्रांसफर प्रीमियम, जनरल डोनेशन, इसमें जाके ये फंड बिल्टअप हो सकता है। इसको यूज करने के लिए जनरल बॉडी का जनरली जो परमिशन है वो लगता है। एनी अदर फंड के बारे में भी हमने अभी देखा, सोसाइटी कैन टेक एनी स्पेसिफिक फंड क्रिएट कर सकते हैं एंड वो यूज कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि अगर सोसाइटी के पास ये सब फंड जमा हो गए, कोई कंट्रीब्यूशन एक दिन में या एक महीने में भी सब कंट्रीब्यूशन खत्म तो नहीं होता है, तो बायलॉज में या बायलॉज में और सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट में ये प्रावधान रखा गया है कि भाई आप इसको कहीं पे यूज मतलब इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कहाँ करना है उसका भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये है कि सेंट्रल बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की डिपॉजिट स्कीम में या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एनी सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 अवेलेबल है, काफी प्रॉफिटेबल है, और उसमें रिस्क कितना है, वो हम उसका लिक्विडिटी कितना है, उसको उसके लिए डीमैट अकाउंट लगेगा नहीं लगेगा, ये सब चीजें आपको ध्यान है कैसे करें। इसके थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करेगा। तो ये सब इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा
आप आपके एजेंट का तो अप्रूवल लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कोई ऐसा ढूंढिए और वो इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे की है वो प्रॉपर उसमें फिट हो रही है नहीं हो रही है, अभी उसके ऑप्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन है आप इनका एफडी जो है वो ले लीजिए अपना शेड्यूल बैंक या नेशनल ऑप्शन सेफ एंड सिक्योर। सो ये तो थे अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। So I'm done with this presentation now. अभी हम वेबिनार का ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं केसीगर सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप मिलेगा और जब हम सब लोग आप अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो हम इसका भरपूर हमें लाभ मिलेगा। और मेरी आप सबसे एक अपील है कि हम लोग जो भी अभी तक सोसाइटी फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी हैं वो कृपया करके जल्दी जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाइए ताकि हम जो भी आगे लाने वाले एजुकेशन वेबिनार प्रोग्राम हैं उन सब का बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।